न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी का हमला, कहा पाकिस्तान चली जाए महबूबा मुफ्ती। सीएम नीतीश पर चिराग पासवान का हमला, कहा शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को बनाया जा रहा तस्कर। भारत चीन तनाव के बीच 26-27 को भारत अमेरिका में 2+2 वार्ता। अमेरिका ने कहा भारत के साथ 2+2 वार्ता में LAC पर होगी चर्चा। दिल्ली NCR में गंभीर स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण। आज और कल प्रदूषण से राहत की कोई उम्मीद नहीं। आज गुजरात को 3 बड़ी सौगातें देंगे PM मोदी। देश के सबसे बड़े गिरनार रोपवे का करेंगे उद्घाटन। नमस्कार, ANP न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे बिहार चुनाव में। अब हर दिन सियासी पारा जो है वो लंबी लंबी छलांग लगा रहा है। विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला NDA और RJD कांग्रेस गठबंधन के बीच है। एक तरफ नीतीश तो दूसरी तरफ तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा है। 15 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब CM नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि वो असहज महसूस खुद को कर रहे हैं। बिहार में लोग उनके खुल करके अपनी जो नाराजगी है वो जता रहे हैं और सच में पिछले 15 साल में पहली बार नीतीश कुमार असहज नजर आ रहे हैं। बिहार के सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार की पुरानी छवि पर न सिर्फ विपक्ष बल्कि आम जनता भी सवाल उठा रही है। बिहार साल 2005 से इस चुनाव तक नीतीश कुमार चाहे बीजेपी के साथ NDA में रहे हों या फिर RJD और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में, वो हमेशा बड़े भाई की भूमिका में ही रहे हैं। एक समय था जब बीजेपी ने नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर के 2005 और 2010 विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन इस चुनाव में स्थिति बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। नीतीश कुमार को चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के कंधे की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। आज नीतीश कुमार को बीजेपी के कंधे पर सवार होकर के अपनी जीत सुनिश्चित करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि न सिर्फ विपक्ष ने बल्कि जनता में भी नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा है। और इसी को भांपते हुए NDA के घटक दल LJP के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि पर एक नहीं बल्कि कई बार सवाल उठा करके एक नाकाम मुख्यमंत्री का तमगा उनको दे दिया है। हरि पाठक हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरि पाठक, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से लोगों में कहीं ना कहीं विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है, किस तरीके से छवि जो है वो CM की गिरती हुई नजर आ रही है? जी हितेंद्र, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार 2020 में नीतीश कुमार के लिए बिहार का ये रण काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार की छवि 2015 की अगर बात करें तो शराबबंदी को लेकर काफी मशहूर हुई थी, ग्रामीणों को भरपूर सहयोग मिला था। वहीं इस बार नीतीश कुमार के किसी भी कार्य को लेकर जनता में कोई खुशी की लहर नहीं है। नीतीश कुमार खुद अपने मंच से सिर्फ केंद्र की वादों को बताने में ही सिर्फ लगे हुए हैं और अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाने हैं। जहां तक नीतीश कुमार की अगर बात की जाती है, नल जल योजना के तहत वो ग्रामीणों के सामने आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। जी
जी, वही नीतीश कुमार जो पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो पीएम मोदी का विरोध करते हुए नजर आए थे और इस बार पीएम मोदी की वो तारीफ करते नहीं थक रहे। जी, चुनावी दौर में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कब कौन सी पार्टी किस तरह, लेकिन इस बार जो गठबंधन हुआ है, इस बार अगर मुख्य रूप से कहा जा सकता है तो भाजपा ही नीतीश कुमार की नया पार लगाने में कामयाब हो सकती है। अगर हुई तो भाजपा का ही सबसे बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के कार्यों को पूरी तरह से बिहार की जनता खारिज कर चुकी है और नीतीश कुमार खुद इस चीज को अनुभव कर रहे हैं, जिस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की योजनाओं को भी गिनाने में लगे हुए हैं। जी जितेंद्र जी, औपचारिक रूप से अगर बात की जाए तो बड़े भाई की भूमिका में ही है नीतीश कुमार, लेकिन पिछले चुनाव में भी अगर देखा जाए तो बड़े भाई की भूमिका निभाई है नीतीश कुमार ने। लेकिन क्या अगर देखा जाए तो अनौपचारिक रूप से क्या इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है? जी जितेंद्र, कहना ये बिल्कुल सही होगा कि जो कल तक बड़ा भाई बना हुआ था, आज वो छोटा भाई बन गया है और भाजपा को अपने बड़े भाई के तौर पर देख रहा है और उनके ही दिशा निर्देशों पर चलने की बात कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जहां एक तरफ इनकी पूरी चुनौती महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस दे रहा है, वहीं पर सेक्युलर फ्रंट आरएलएसपी, बसपा और एआईएमआई, जो ये तीनों समीकरण मिलकर एक साथ में चल रहे, ये छोटे छोटे दल थे जिनका चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार ये सारे छोटे दल एकत्र हो गए हैं, जिस वजह से इनके वोटों के परसेंटेज भी काफी बढ़ गए हैं। ये नीतीश कुमार के लिए एक और सिर दर्द बना हुआ है। जी, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए एलजेपी की, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान लगातार हमलावर हैं नीतीश कुमार पर, तो ऐसे में किस तरीके से नैया पार लगेगी नीतीश कुमार की? ये जहां तक चिराग पासवान की बात है, चिराग पासवान शुरू से ही नीतीश कुमार का विरोध करते आ रहे थे, लेकिन भाजपा का वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब भाजपा ने उन्हें अपने प्रचारक बैनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो नहीं लगाने की बात की, उस टाइम से वो खुले रूप में पूरे एनडीए का विरोध करते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह ही चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया है कि बिहार में शराबबंदी जो नीतीश कुमार ने की थी, इससे बिहार में बेरोजगारी तो बढ़ी है। सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को वो तस्कर बना दिए हैं। युवा जो बेरोजगार हैं, जिन्हें बिहार में रोजगार की नहीं मिल पा रहा है, वो अब शराब का तस्कर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक नीतीश कुमार के लिए एक और सिरदर्द बन गया है कि जो महिलाएं कल तक नीतीश कुमार का गुण गाते रहती थी कि शराबबंदी से उनका परिवार सुरक्षित हो रहा है, वही महिलाएं आज कह रही हैं कि शराबबंदी की वजह से हमारे बच्चे अब तस्कर बनते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मसले को उठाया गया है और बेरोजगारी को ही आधार बनाते हुए ये कहा जा रहा है कि अब जो है शराब की तस्करी वहां पर जो बेरोजगार लोग हैं वो करने लगे हैं और ये एक सबसे बड़ी परेशानी बनकर के उभरी है। जी, जहां तक रोजगार की बात की जाए तो बिहार में किसी भी तरह के कोई उद्योग धंधे नहीं है। पिछले 15 वर्षों में सिर्फ नीतीश कुमार ने कहा कि हम ये उद्योग ला रहे हैं, वो उद्योग ला रहे हैं, लेकिन नहीं। और लॉकडाउन में जो बाहर से भी जो मजदूर हमारे यहाँ आ गए, वो भी पूरी तरह से बेरोजगार होकर यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि किसी भी तरह का, जिससे क्राइम का ग्राफ भी बढ़ा है और शराब तस्कर और बहुत सारे इस तरह की मामले जो गलत एक्टिविटीज है उनमें युवाओं का योगदान होते जा रहा है, जिस वजह से नीतीश कुमार इस छवि के सामने पूरी तरह से गिरते ना। और इस बार जनता का रुख कुछ ऐसा लग रहा है कि जनता परिवर्तन के मूड में पूरी तरह से है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो बातें निकल कर के सामने आ रही है कि सुशासन बाबू के नाम से पहले जाने जाते थे नीतीश कुमार, लेकिन अब वो छवि जो है उनकी कहीं ना कहीं धूमिल हो चुकी है। अब सुशासन बाबू का जो नाम था वो काम नहीं आने वाला। जी, सुशासन बाबू के पहले कार्यकाल में नीतीश कुमार को ये उपलब्धि मिली थी कि उन्हें नीतीश कुमार से सुशासन बाबू का एक नाम दिया गया था, लेकिन 10 वर्ष में और 15वें वर्ष में सुशासन बाबू आकर कहीं ना कहीं जो लोग कल तक सुशासन बाबू कह रहे थे, आज वो कुशासन बाबू के नाम से, क्योंकि जिस तरह से क्राइम का ग्राफ और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अब सुशासन बाबू को एक अलग ही नाम लोगों के द्वारा यहाँ दिया जाने लगा है। तो इस बीच जिस तरीके से जो पार्टी है नीतीश कुमार की, वो किस तरीके से लोगों के बीच जाकर के उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है? आप देख सकते हैं पूरे विधानसभा चुनाव में अभी तक यहाँ भी तमाम रैलियां हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा की जहां पर रैली होती है, जहां भाजपा के प्रत्याशी, वहां पर जदयू के कोई भी बड़े अधिकारी नहीं दिखते, लेकिन जदयू की जहां रैली होती है वहां भाजपा के कोई स्टार प्रचारक जरूर रहते हैं। तो और क्योंकि भाजपा जदयू के पास अपना कोई मुद्दा नहीं बचा है, बिहार के लोगों को बताने के लिए अपना कोई मुद्दा नहीं बचा, जिस वजह से वो भाजपा का साथ ले रहे हैं और भाजपा के नेताओं को अपने मंच पर लाकर और केंद्र की उपलब्धियां गिनाकर उसी पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं।
जबकि अगर बिहार में देखा जाए कि नीतीश कुमार के पिछले 2015 में जो कार्यकाल में बड़ी कोई भी इस तरह की उपलब्धियां उन्होंने नहीं किया है जिसे वो इस चुनाव में लाकर भुना सकते हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के सियासत तेज है और अब ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी का सहारा लेने को मजबूर हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव को देखते हुए एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान का सीएम नीतीश कुमार पर हमला जारी है। पासवान ने इस बार हमला नीतीश कुमार के सबसे चर्चित फैसले शराबबंदी पर किया है। चिराग पासवान ने शराबबंदी फैसले की आलोचना करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते हुए नहीं देखना चाहती। बिहार के मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रियों को भी यह बात पता है कि बिहार में रोजगार के अभाव में शराब तस्करी की तरफ जो है युवा बढ़ रहा है और लेकिन सबके सबको मानो सांप सूंघ गया हो। असंभव नीतीश, जाहिर है नीतीश कुमार शराबबंदी फैसले की वजह से प्रदेश की महिला वोटर्स को लुभाने में कामयाब होते रहे हैं, इसलिए चिराग पासवान ने इस बार उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की। हरि पाठक इस खबर पर भी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हरि, जिस तरीके से लगातार एलजेपी की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार पर हमलावर है लेकिन बीजेपी के लिए अभी भी सॉफ्ट है, तो ऐसे में क्या कुछ नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को हो सकता है और क्या इससे कोई नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है? अगर बात की जाती है एलजेपी की तो एलजेपी पूरी तरह से नीतीश कुमार के ऊपर अपने तीखे हमले करते नजर आए शुरू से आप देखें। और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगारी यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या है और बेरोजगारी की वजह से लोग यहाँ पर तस्कर बनते जाए। खास करके उन्होंने शराब पर जोर डाला था कि शराब तस्कर, क्योंकि यही वो शराब एक शब्द था जिसे लेकर 2015 में नीतीश कुमार ने काफी वाहवाही लूटी थी। घरेलू महिलाओं का सपोर्ट पूरी तरह से इन्हें मिल गया था शराबबंदी और साइकिल योजनाओं को लेकर। लेकिन आज यही शराबबंदी कहीं ना कहीं इसे ही अपना हथकंडा बनाकर चिराग पासवान ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे नीतीश कुमार के पास कोई जवाब नहीं बच पा रहा है, क्योंकि जो लोग बेरोजगार, आप रोजगार नहीं दे सकते, आखिर वो करे तो करे क्या, जिस वजह से वो तस्करी करने लगे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन पुलिस प्रशासन पर भी यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर इस तरीके से वहां पर शराब तस्करी का काम चल रहा है तो आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? ये भी सवाल, इस सवाल की वजह से भी सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये सरकार को इसका भरपाई तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, लेकिन इसकी भरपाई के जिम्मेदार जिस तरह से भाजपा उनके साथ में, भाजपा को भी जिस हिसाब से फायदा यहाँ मिलना चाहिए था थोड़ी बहुत, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से हमला कर रहे हैं भाजपा की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, लेकिन आखिर गठबंधन की वजह से कहीं ना कहीं अगर भाजपा नीतीश कुमार को फायदा पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर भाजपा को भी कहीं नुकसान होते दिख रहा है। जी, तो ऐसे में क्या एलजेपी को कोई फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से जो बीजेपी की जहां पर सीटें हैं वहां पर इन्होंने अपने प्रत्याशी ज्यादातर नहीं उतारे हैं और ऐसे में जेडीयू के सामने अगर प्रत्याशी उतारे गए हैं तो क्या वहां पर इन्हें कोई फायदा मिलेगा? जी, अगर बात की जा रही है कि मुख्य तौर से एनडीए और महागठबंधन दो आमने सामने हैं, वहीं पर एलजेपी और सेक्युलर फ्रंट सामने है, लेकिन इस बार की अगर समीकरण की बात की जा रही है तो एलजेपी और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या सेक्युलर फ्रंट है, इनकी भूमिका इस बार सरकार बनाने में बहुत बड़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि पूरी तरह से बहुमत के तौर पर नहीं देखा जा रहा है कोई भी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार एलजेपी नेता चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और जो सबसे बड़ा फैसला उन्होंने लिया था शराबबंदी का, उसी को अब उन्होंने घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से शराबबंदी की गई और शराबबंदी के बाद अगर अब कहा जाए, क्योंकि जो बेरोजगार लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके के काम धंधे जो हैं वो अवैध रूप से करने लग जाते हैं, तो ऐसे में जो तस्कर बन रहे हैं तो कोई भी परिवार नहीं चाहता कि उनके परिवार में इस तरीके का कोई काम करे, लेकिन बेरोजगारी की वजह से ऐसे लोगों को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या एलजेपी को इसका फायदा होता हुआ दिखाई देगा? क्या जो शराबबंदी से जो लोग परेशान हैं वो फैसला, अपना जो वोट है वो चिराग पासवान की पार्टी को देंगे? जिस तरह से एलजेपी ने नौकरी की बात कही है या फिर तेजस्वी ने नौकरी की दिलाने की बात कही है, इन बातों को लेकर युवाओं का रुझान तो शुरुआती दौर से इन दोनों नेताओं की तरफ तो रहा ही, और इस समय जिस तरह से चिराग पासवान ने
चढ़ाव को एक मुद्दा बनाकर एक जो ट्वीट किया है, जिससे लोगों में एक जिज्ञासा सी सामने आ रही है कि कहीं हो सकता है कि ठीक है युवा नेता है, युवाओं के लिए कुछ करेंगे, तो थोड़ा बहुत फायदा दिखते नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, उसी को देखते हुए अब एलजेपी नेता और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से सीएम नीतीश पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की अपने बयानों के कारण विवादों में रहने वाली मंत्री इमरती देवी का शुक्रवार की शाम किसानों ने घेराव कर लिया। इस दौरान इमरती ने यहां पर यह कहा कि भाड़ में जाए पार्टी। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की पूजा करती हैं और घेराव के दौरान कुछ लोगों ने धरने पर बैठने की बात कह करके कांग्रेस के नारे लगा दिए और इसलिए उन्होंने उस पार्टी के लिए भाड़ में जाए कहा था। दरअसल शुक्रवार की शाम इमरती देवी मसूदपुर की सभा से लौट करके आ रही थी और इसी बीच मंडी गेट के सामने किसानों ने उनके वाहन का रोक करके घेराव कर लिया और उन्होंने किसानों से ये कहा कि वो किसान की लड़की हैं और किसानों के साथ हैं। इसी दौरान किसानों ने उनसे ये भी कहा कि वे उनके साथ धरने पर बैठ जाएं और उनकी लड़ाई लड़ें। इसी दौरान किसी किसान ने पार्टी की बात की तो उन्होंने कहा कि पार्टी भाड़ में जाए, जिसे लेकर के खुद कांग्रेस को उन्हें घेरने का एक मौका मिल गया। जहाँ इमरती देवी खड़ी डबराबार के संग इमरती देवी तुम्हारी लड़ाई जीवन में पार्टी जाए भाड़ में। अरविंद रघुवंशी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अरविंद, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ बातचीत वहां पर किसानों के साथ इमरती देवी की चल रही थी जब उन्होंने ये बड़ा बयान दिया? दरअसल वो चुनाव प्रचार करके अपने मसूदपुर से लौट रही थी जी। नाराज किसान कुछ समय से धान के भाव पूरे नहीं मिल कम लगाए जा रहे थे, इस कारण से वो धरने पर बैठे थे और गवर्नमेंट भी उनकी बात नहीं सुन रही थी। और जब इमरती देवी जी वहां उनसे मिलने गई तो इमरती देवी से कहा कि धान के भाव हमें कम नहीं मिल रहे हैं। इस मुद्दे पर इमरती देवी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी आए थे कार्यक्रम में, आपने उनसे नहीं कहा, आप मुझे घेर रहे हैं। तभी किसानों ने पार्टी
को लेकर ये बात कही जी। कि भाजपा क्या कर रही है इसमें, तो इमरती देवी ने कहा कि भाड़ में जाए पार्टी में किसान की बेटी जी। हूँ और वो किसान के लिए लड़ाई लड़ेगी, चाहे बात यह रिकॉर्ड कर लो और मैसेज कर देना। जी, तो बाद में उन्होंने सफाई दी। जी 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 बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने सफाई दी है, बाद में वो पूजा करने की बात कर रही हैं। जी, उन्होंने बाद में सफाई दी कि जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ रही हूँ उसके बारे में ऐसा क्यों कहूंगी, जबकि ये क्लियर है कि उन्होंने ऐसा कहा है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन इस पूरे मामले पर यह भी जानकारी मिल पा रही है कि विपक्ष ने अब उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, विपक्ष बिल्कुल हमलावर हो गया है उन पर, क्योंकि अभी पिछली बार से कमलनाथ जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इनके बारे में कुछ कहा था। जब से मामला गड़बड़ सा चल रहा है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आया है कि पार्टी भाड़ में जाए, तो ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आई? नहीं, बीजेपी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। बीजेपी बैकफुट पर आ गई है और इमरती देवी जी कह रही हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा है, मेरा कुछ और मतलब था, लेकिन इसको अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। तो क्या इस बयान के सामने आने के बाद क्या वहां पर जनता पर क्या जो चुनाव होने हैं उस पर कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा? और विवादित बयानों से इमरती देवी जी का पुराना नाता रहा है, कभी कुछ किसी बारे में हमेशा बोलती रही है वो। जी, लेकिन अब एक बार फिर से वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में जरूर आ गई हैं, लेकिन इस पर क्या पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई की जा सकती है? ऐसा कोई सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी? नहीं, अभी तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि चुनाव है, अभी कोई पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी। चुनाव के बाद ही कुछ होगा तो होगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। तो लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं और वहां से इस तरीके के बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जो सुर्खियां बन जाते हैं। अब इमरती देवी ने एक ऐसा बयान दिया जिसमें उन्होंने पार्टी भाड़ में जाए इस तरीके से कहा है किसानों के साथ बातचीत करते हुए। अब वो सुर्खियों में है और विपक्ष भी उन पर अब हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकियों और आतंकी संगठनों को पनाह दी जा रही है। इस बीच फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। यह फैसला तब लिया गया है जब FATF के एक्शन प्लान के सभी 27 मापदंडों का पालन करने में पाकिस्तान असफल रहा है। दरअसल पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिशों में लगा हुआ है, हालांकि पाकिस्तान इसमें सफल हो पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान पर लगातार आतंकियों को पनाह दिए जाने का आरोप लग रहा है और साथ ही वो FATF की मापदंडों को पूरा करने में भी नाकाम रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया गया है। वहीं FATF प्लेनरी में तुर्की ने प्रस्ताव दिया कि 27 में से शेष 6 मापदंडों को पूरा करने के लिए इंतजार करने की बजाय सदस्यों को पाकिस्तान के अच्छे काम पर भी विचार करना चाहिए। साथ ही एक FATF ऑन साइट टीम को अपने मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए भी पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। वहीं जब प्रस्ताव को 38 सदस्यीय प्लेनरी के सामने रखा गया तो किसी भी सदस्य ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। यहाँ तक कि चीन, मलेशिया या सऊदी अरब ने भी इसको मंजूरी नहीं दी। अब FATF ने अगले साल फरवरी की अगली समीक्षा तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला लिया है। अनिल गुप्ता, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है NB न्यूज पर। धन्यवाद। अनिल जी, किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को? लगातार जिस तरीके से FATF की यह कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान पर जारी है और पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो सहयोगी देश हैं वो भी अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान से अपना पीछा छुड़ाने में लगे हैं। नहीं, देखिए, मुझे तो निराशा हुई है। मुझे पूरी उम्मीद थी जी कि इस बार पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट पे जाएगा। बिल्कुल, लेकिन फिर भी चीन, तुर्की ने मिलकर पाकिस्तान को बचा लिया है जी। इसलिए ये जो ग्रे लिस्ट पे रहना है जी, ये कोई ज्यादा मायने नहीं रख रहा, क्योंकि ग्रे लिस्ट पे अभी 2 साल हो गए हैं, 2 साल ज्यादा हो गया पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे है जी। उसके बावजूद वो 21 पॉइंट जो FATF ने दिए हुए हैं, एक्शन पॉइंट जी जो मैंडेट दिया हुआ है 21 पॉइंट्स का, उनके ऊपर काम नहीं कर रहा है जी इसका मतलब है कि उसका काम चल रहा है। जी जब तक सख्ती नहीं बरती जाएगी वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये ग्रे लिस्ट पे रहना मेरी तरफ से तो ये पाकिस्तान की एक तरफ से जीत ही है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल को खास फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल इस बार FATF को चाहिए था कि वो सख्ती दिखाते, क्योंकि काफी सबूत थे उनके पास। देखिए, जी। 4000
एकदम गायब हो गए हैं फिर पाकिस्तान की लिस्ट से, टेररिस्ट के लिस्ट से। जी कोई कम 4000 कम तादाद नहीं होती, वो कहाँ के वो 4000 आतंकी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आतंकी वहां पर बढ़ रहे हैं और लगातार पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान की सीमा में भी ये कोशिश की जा रही है, वहां पर भी सीमा के पास भी बहुत सारे आतंकियों को भेजा गया है कि भारत में जाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की गतिविधियां लगातार जारी हैं पाकिस्तान में, तो क्यों ब्लैक लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं किया गया पाकिस्तान को? बिल्कुल यही नहीं, जो ट्रेनिंग कैंप है वो अफगानिस्तान में शिफ्ट कर दिए हैं। बिल्कुल, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा वहां पर ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं जी, और वहां पर भी अफगानिस्तान के अंदर भी तैयारी की जा रही है कि जैसे ही वहां पर अमेरिकी सेना खाली करती है वहां पर दोबारा आतंकवाद का सहारा लेके और हालात को बिगाड़ा जाए। तो पाकिस्तान की नीयत में बहुत बड़ी खोट है, वही खोट उसकी एक्शंस में भी दर्शाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि खून है और एक किस्म का चीन का साथ है जी, तो वो बच गए हैं। लेकिन मेरे में ये ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था पाकिस्तान। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें कहाँ आप चूक समझते हैं? FATF की तरफ से क्यों इतनी रियायत पाकिस्तान को दी जा रही है कि अभी भी ग्रे लिस्ट में उसको रखा गया है? जिसके राकेश आएंगे मार्च के चीन का हाथ है पाकिस्तान के ऊपर, और जब तक चीन का हाथ रहेगा तो मुश्किल है उसको ब्लैक लिस्ट में ले जाना। कोई 3 वोट चाहिए होते हैं। जी बिल्कुल अनिल जी, बचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगता रहा है, और सिर्फ आरोप ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकी संगठन सक्रिय हैं, उससे साफ तौर पर यह जाहिर है कि पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा है, और उसके बावजूद भी FATF की तरफ से ग्रे लिस्ट में ही पाकिस्तान को रखा गया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़।